तो हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के 2016 के अनसॉल्व सॉल्यूशन के बारे में, जो कि फर्स्ट पेपर है कंपनी लॉ का। तो पहले अब हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला है व्हाट इज़ अ कंपनी। कंपनी क्या है? ये देखते हैं कंपनी क्या है। कंपनी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल एच हैने। प्रोफेसर एल एच हैने ने क्या कहा है? A company is an artificial person created by law, having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। मतलब कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होते हैं जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई होती है। उसके पास एक अपना अकेला अधिकार होता है, वह स्वतंत्र होती है, उसके पास अपना खुद का मुहर होता है, यही सब। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज मीन बाय कॉर्पोरेट वेल। Corporate veil. A company has a legal entity distinct and separate from its member. A company is not a living body, hence the member work on behalf of the company. Behind the veil, it is known as corporate veil. A corporate veil is a legal concept। मतलब कंपनी के पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एंड वो अपने मेंबर से अलग होती है, और वो एक लिविंग बॉडी, मतलब एक नेचुरल पर्सन, एक नेचुरल बॉडी नहीं होती है कंपनी के पास। जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं वो कंपनी के वेल के पीछे काम करते हैं, मतलब कंपनी के आवरण के पीछे काम करते हैं। इट इज़ नॉन कॉर्पोरेट वेल, इसे हम कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं। कॉर्पोरेट वेल इज ए लीगल कंसेप्ट, ये एक लीगल कंसेप्ट है। कॉर्पोरेट वेल मीन्स होता है आवरण, कंपनी के आवरण। आवरण के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या है, ये देखते हैं। फॉरेन कंपनी दैट टाइप ऑफ कंपनी which partially or 100% control outside of India, that is foreign company। मतलब फॉरेन कंपनी वो होती है, विदेशी कंपनी, जिसका थोड़ा या पूरा कंट्रोल विदेश से हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया से हो, पूरा कंट्रोल या थोड़ा सा कंट्रोल बाहर से हो, विदेश से, उसे हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं, विदेशी कंपनी। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा, हु आर प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? हु आर प्रमोटर्स, अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु पार्टिसिपेटिंग इन प्रमोशन ऑफ कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर। प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी के प्रमोशन के में भाग लेते हैं। द वर्ड प्रमोशन इज नॉट अ लीगल वर्ड बट इज बिजनेस वर्ड। जो प्रमोटर वर्ड है वो लीगल वर्ड नहीं है, लेकिन ये बिजनेस वर्ड है। Promoter who creates a business through the promotion, it means the searching of business opportunities, investigation of opportunities and commencement of business, all these activities performed by a promoter। मतलब प्रमोटर पहले किसी भी आइडिया को सर्च करता है। मतलब कौन प्रमोटर होता है? जो किसी आइडिया को सर्च करता है, आइडिया मिलने के बाद उसके बाद उस पर वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है कि ये आइडिया कैसा है, इसको कैसे काम करेंगे इस पे। ये सब होने के बाद उसके बाद वो बिजनेस का फॉर्मेशन करता है, उस पर उसका मटेरियल जुटाता है, क्या क्या लगेंगे बिजनेस में, वो कमेंसमेंट करता है बिजनेस का। जो ये सब एक्टिविटी हो रही है कि सोचना, उसके बाद डिटेल इंफॉर्मेशन, उसके बाद कमेंसमेंट, ये सब किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रमोटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पांचवा, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, डेफिनेशन इसका है सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 के अंडर। द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज preparation of memorandum of association। It is a very important document of a company according to Companies Act 2013 under section 2 subsection 15। memorandum of association is charter of a company which is prepared by present company act or any previous
कंपनी एक्ट इट इज़ आल्सो चेंज टाइम टू टाइम। मतलब ये जो कंपनी होते मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ये किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन जब होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यही होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज चार्टर। चार्टर का मीन्स वो होता है जिस किसी ने भी अपने आप को किसी भी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवा रखा हो। जैसे इसने कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर करवा रखा है, तो वो चार्टर हुआ। तो यही है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो होता है जिसमें किसी भी कंपनी का वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता ही है, सब जानते हैं। उसमें क्या क्या लिखा होता है, जैसे कंपनी के लाइबिलिटीज क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है। प्रोस्पेक्टस में फीचर्स लिखे होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें लिखे होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है छठा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट आइसोलेट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब क्या एओए एमओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नियमों का उल्लंघन करता है या नहीं? तो वही देखते हैं। एओए कैन नॉट आइसोलेट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब ये नहीं कर सकता है। इस एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? ये एक तरीके से इन दोनों में रिलेशन है। एओए इज सब ऑर्डिनेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब ये उसका सब्सिडरी पार्ट है। सेकंड, एमओए मस्ट बी रीड इन कंजंक्शन विथ एओए। अगला, इफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिनाई एनी पार्ट और अदर देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट अलाउड। मतलब अगर किसी भी पार्ट को या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने मना कर दिया कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए उसको चाह कर भी नहीं अलाउ कर सकता। नेक्स्ट, एओए इज रिस्ट्रिक्टेड बट एमओए इज इंडिपेंडेंट। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब उसका एक सीमा निर्धारित है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की वो स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन सातवां, व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स मीनिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 के अंडर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन सच इक्विटी शेयर्स as are issued by a company to its director or employees at a discount or for consideration other than cash। मतलब ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर जारी किए जाते हैं जब कंपनी को अपने एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को कोई डिस्काउंट देना होता है या कोई सरप्लस टाइप का उन्हें कुछ देना होता है, बोनस टाइप का, तो वो स्वेट इक्विटी शेयर जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन आठवां, व्हाट इज चार्ज। प्रभार क्या है? चार्ज, अ चार्ज इज ए सिक्योरिटी। चार्ज एक सिक्योरिटी है गिवन फॉर सिक्योरिंग लोन और डिवेंचर्स। लोन या डिवेंचर्स को सिक्योर करने के लिए चार्ज दिया जाता है बाय वे ऑफ मॉर्टगेज या प्लेज या हाइपोथिकेशन। मॉर्टगेज मतलब लोन, हाउसिंग लोन, प्लेज जैसे गोल्ड लोन, हाइपोथिकेशन जैसे कार व्हीकल लोन, ये सब। इट कवर्स ईच एंड एवरी मोड्स ऑफ क्रिएटिंग द सिक्योरिटी ऑन द एसेट ऑफ अ कंपनी फॉर डेट बाय अ कंपनी। मतलब ये हर कारण को कवर करता है, सिक्योर करता है, जो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, जो कंपनी लोन देती है या किसी भी टाइप का, हर चीज में को ये कवर करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड। अंतरिम लाभांश क्या है? इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। ऐसे डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जारी करते हैं 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है ओपिनियंस ऑफ द कंपनीज ऑडिटर शुड बी टेकन बिफोर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड।
मतलब जो ऑडिटर होंगे कंपनी के, उनको ओपिनियन को लिया जाएगा ये इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। अगला अगला क्वेश्चन है 10वां, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर। सो आइए देखते हैं क्या समझते हैं हम डायरेक्टर। हु इज डायरेक्टर? इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, देन ही कांट वर्क हिमसेल्फ, सो हिज वर्क इज डन by natural person. These person are called director. The group of person jointly called board of director and commonly called board. मतलब जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सबको पता है। वो खुद अपना काम नहीं कर सकती, ये तो पता ही है। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे कर सकता है अपना काम? तो वो जो अपना काम होता है, उसका जो काम होता है वो अपने किसी बंदों से करवाती है, किसी आदमी से करवाती है। वो पर्सन जो होते हैं उन्हें डायरेक्टर बोला जाता है। और जो डायरेक्टर का ग्रुप होता है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। इसे जॉइंटली बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉमनली इसे बोला जाता है बोर्ड। 2 नंबर के लिए काफ़ी है। अगला वाला है, अब है सेक्शन 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो ये 10 मार्क्स के लिए है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कमेंट। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, टिप्पणी करें। तो ये कमेंट करते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कमेंट। ये तो क्वेश्चन लिखा है। आर्टिफिशियल पर्सन, सबसे पहले देख लेते हैं अगर आर्टिफिशियल पर्सन बोला तो आर्टिफिशियल पर्सन होता कौन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? इट बर्थ इज नॉट ए नेचुरल बर्थ, इट्स बर्थ इज नॉट ए नेचुरल बर्थ। उसका जो जन्म हुआ रहता है आर्टिफिशियल पर्सन का, वो नेचुरली नहीं हुआ रहता है, जैसे आम इंसान का होता है। दूसरा पॉइंट, इट इज इनविजिबल, इंटेंजिबल, इमूवेबल आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं, जिनको छुआ ना सके, जिनको देखा ना सके, जो इधर उधर जा ना सके, वो होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। अगला, इट हैज नो बॉडी, नो सोल एंड सफर नो पेन एंड एंजॉयज। मतलब इनके पास न शरीर होता है, ना इनके पास आत्मा होती है, ना ये किसी पेन से तड़प रहे होते हैं, किसी दर्द से तड़प रहे होते हैं, ना ये कोई इंजॉयमेंट कर सकते हैं। इट कैन नॉट गेट मैरिड और बिकम अ प्रोफेशनल लाइक ए डॉक्टर और लॉयर। वो ये आर्टिफिशियल पर्सन ना शादी कर सकते हैं, ना प्रोफेशनल बन सकते हैं। प्रोफेशनल वही लोग होते हैं जिनके पास मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी होती है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब, सीए, ये सब टाइप के। तो हमने देख लिया आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, ये हमने बता दिया। हम अपना कमेंट दे देते हैं, हमारा कमेंट क्या है, उन्होंने बोला था कमेंट कर दीजिएगा। तो कमेंट हम देंगे, यस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज दीज अबव क्वालिटी हैव इन द कंपनी। मतलब यस कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल पर्सन की क्वालिटी होती है, जो अभी हमने इन सब 4-5 पॉइंट में देखा है, वो कंपनी में सब के सब मिल रही हैं, कंपनी से रिलेट कर रही हैं, तो इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है। काफी है। अगला थर्ड वाला, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। सूत्रधारी व सहायक कंपनी में अंतर बताइए। अंतर क्या है? सूत्रधारी, और इसमें है हाउ इज अ कंपनी रजिस्टर। इसमें 2 दिया है, जैसे इसमें पहले वाले में 2 दिया था, हमने 1 किया था। अब इसमें अथवा करके है, या तो ये करे या तो ये करे। तो इसमें हाउ इज अ कंपनी रजिस्टर्ड, तो ये सिंपल है, जिसको करने में मजा आएगा। तो पहले ये करते हैं, हाउ इज अ कंपनी रजिस्टर्ड। हाउ इज अ कंपनी रजिस्टर्ड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज वेरी लॉन्ग बट दिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये जो कंपनी का फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये बहुत लंबा है, लेकिन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, पहले क्या होता है? प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। और तीसरा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सब होते हैं। तो हमें सिर्फ देखना है रजिस्ट्रेशन, तो ये हम बीच वाला ये इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देयर आर फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो क्या क्या प्रोविजंस हैं आइए देखते हैं। पहला है फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमें डॉक्यूमेंट्स को फिल करना होता है, जैसे डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है। सिग्नेचर विद सब्सक्राइबर ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो हम कंपनी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मेंबर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, उनका सिग्नेचर और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मेंबर सब्सक्राइबर का
सिग्नेचर रहना चाहिए। डिक्लेरेशन बाय एडवोकेट, जब हम अपना कंपनी स्टार्ट कर रहे होंगे तो हमें एडवोकेट से एक एफिडेविट बनवा के उसमें लगाना होगा, जिसमें लिखा हो हाँ ये लीगली सही है हमारी कंपनी। अगला, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उन्होंने भी डिक्लेयर किया हो हाँ ये सही है। अगला है एड्रेस ऑफ कंपनी ऑफिस एड्रेस, उस पर ऑफिस का एड्रेस, कंपनी का एड्रेस लिखा होना चाहिए। अगला है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, जो फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे कंपनी में उनका नेम और एड्रेस लिखा होना चाहिए उस पर। और पार्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो कंपनी में डिवेंचर होल्डर होंगे, शेयर होल्डर होंगे, डायरेक्टर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, उनका सबका क्या इंटरेस्ट है कंपनी में, क्या वो रखते हैं अपना पक्ष, मतलब उनका क्या अधिकार है, उनका पार्ट क्या है, वो लिखा होना चाहिए। एंड सेकेंड है इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, when these above following provisions registrar can be satisfied, then he provide a registration of certificate, मतलब जो ऊपर के हमने ये सब देखे हैं, अगर उन्होंने सही चीज ये सब फिल किया है, ये फॉर्म सही किया है, और ये सब देखने के बाद अगर रजिस्ट्रार संतुष्ट होता है हाँ भाई इन्होंने सही काम किया है, कंपनी सही है इनकी, तब वो अगर सेटिस्फाई होगा तो हमें इनकॉर्पोरेशन का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद इशू ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो हमें एक CIN नंबर जारी कर देगा, आइडेंटिफिकेशन CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट, सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या होता है, एनी डॉक्यूमेंट होल्ड ऑल डॉक्यूमेंट, एनी कंपनी होल्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन फॉर द सेफ्टी पर्पज in his office and all original document to be safe until the binding of a company। किसी भी कंपनी के जब वो इनकॉर्पोरेट होती हैं, रजिस्ट्रेशन में आती हैं, तो उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो उसको वो होल्ड कर लेती है, उसको रख लेती है, और वो तब तक रखी रहती है जब तक कंपनी का समापन ना हो जाए, तब तक वो डॉक्यूमेंट अलग पड़ा रहता है, उसकी कॉपी जो इधर उधर जाती है उसकी सबकी कॉपी होती है। नेक्स्ट है 5वां कॉलम, पेनल्टी फॉर गिविंग रॉन्ग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 447। ये अगर जो ऊपर का आपने स्टेटमेंट प्रोवाइड कराया है रजिस्ट्रार को, अगर वो सब गलत निकला तो आपको पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 447 के अंतर्गत, जो कि फाइन भी लग सकते हैं और इम्प्रिजमेंट और जेल भी हो सकती है सेक्शन 447 के अंतर्गत। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 447। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो इस पर डिस्कस करेंगे, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चौथा, हाउ द नेम क्लॉज कैन बी अल्टर्ड, नेम क्लॉज कैन बी अल्टरेशन इन द नेम क्लॉज, सेक्शन 131 131 के अंतर्गत, द नेम ऑफ अ कंपनी मे बी चेंज्ड अल्टर्ड एट एनी टाइम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड विद द written approval from the registrar of companies in writing। मतलब ये जो नेम क्लॉज है इसको हम किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। हम मीटिंग में, जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद उसके साथ हमें रिटन में लिखित अप्रूवल होना चाहिए रजिस्ट्रार का। अगला है ये प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम। तो प्रोसीजर क्या क्या होता है वो देखते हैं हम। पहला है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल पास अ रेजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं नेम चेंज करने के लिए। दूसरा, ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी रिटन में चेंज करने के लिए। थर्ड है आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द कंपनी शैल फाइल और अपलोड फॉर्म नंबर INC 24 ऑन द MCA पोर्टल अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब फी फॉर नेम अवेलेबिलिटी। मतलब
जब हमारे पास अप्रूवल आ जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उसके बाद हमारी जो कॉपी होगी उसको हमें अपलोड करना पड़ेगा ये INC 24 ऑन द MCA पोर्टल। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के एक पोर्टल पे हमें इसका फीस के साथ, जो नाम मात्र की फीस होती है, फीस के साथ हमें नेम, अपना जो नाम हमें चाहिए वो अगर अवेलेबल होगा तो उसके लिए हमें ये अपलोड कर देना होगा। अगला, इफ द सेड नेम इज अवेलेबल, MCA विल इशू अ नेम अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ अप्लीकेंट। अगर जो आपने आप पोर्टल पे अपना फाइल अपलोड किया है, अगर वो वाला नाम अवेलेबल है तो आपके फेवर में MCA आपका अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी कर देगी। उसके बाद 5वां है, देयर आफ्टर द शेयर होल्डर्स हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर गिविंग टू द नेम चेंज। उसके बाद शेयर होल्डर्स एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके नया नाम जोड़ देंगे। छठा पॉइंट है, आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल compliances, the ROC will issue a fresh certificate of incorporation with new name of the company। ये जब इन सब प्रोविजंस को हम फिल कर लेंगे, ये सब जब सब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ROC हमारे लिए एक फ्रेश सर्टिफिकेट जारी करेगा इनकॉर्पोरेशन के संबंध में, एक नए नाम के साथ, जो हमने नई कंपनी के नाम के लिए अप्लाई किया था, नई कंपनी के नाम से वो सर्टिफिकेट जारी कर देगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां वाला। ये अथवा करके था, यही करना था तो ये कर लिया हमने, इसको छोड़ते हैं। 5वां वाला है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी रेजुलेशन एंड स्पेशल रेजुलेशन। डिफरेंस देखते हैं हम इन दोनों के बीच में। सो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजुलेशन एंड स्पेशल रेजुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर दोनों साथ में नहीं तो एक आध तो पूछ ही लेता है अलग से। तो ऑर्डिनरी रेजुलेशन क्या होता है पहले, एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन इज वन विच इज पास्ड इन कंपनीज जनरल मीटिंग बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट इज 51%। मतलब ऑर्डिनरी रेजुलेशन वो होता है जो जनरल मीटिंग में एक सिंपल मेजोरिटी मतलब 51% के साथ पास होता है। और वहीं स्पेशल रेजुलेशन क्या होता है, द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजुलेशन वेदर इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी आर नॉट लेस देन 3 times द वोट्स कास्ट अगेन द रेजुलेशन बाय मेंबर्स सो एंटाइटल्ड। मतलब इसका मतलब ये होगा, जो हमने रेजुलेशन पास किया है वो हमारे फेवर में कम से कम 3 times मतलब 75% इन फेवर, 75% हमारे फेवर में हो मेंबर, तब तो वो स्पेशल रेजुलेशन होगा। अब सेकंड देखते हैं, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर मूविंग एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन। मतलब ये ऑर्डिनरी रेजुलेशन होता है, इसको पास करने के लिए कोई पहले से कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं होती है कि इसको पास करने के लिए कोई नोटिस की गई, इसे ऐसे ही जनरली पास कर दिया जाता है। लेकिन अब प्रायर स्पेशल रेजुलेशन में अब प्रायर नोटिस नीड टू बी गिवन फॉर मूविंग अ स्पेशल रेजुलेशन इन एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब स्पेशल रेजुलेशन को एक प्रायर नोटिस, एक विशेष नोटिस देके पास किया जाता है किसी भी मीटिंग के, किसी भी कंपनी के मीटिंग में। अब अगला वाला है थर्ड वाला, all matters relating to the company business except those which need to be settled by a special regulation are settled by an ordinary regulation। मतलब इसमें ये होते हैं जो स्पेशल रेगुलेशन में मैटर होते हैं, उनको छोड़कर सभी मैटर जो कंपनी से बिजनेस के रिलेटेड होते हैं वो सब के सब मैटर इसमें डिस्कस किए जाते हैं। खाली जो स्पेशल रेजुलेशन का मैटर है उसको एग्जैक्ट उनको छोड़ करके। और यही इसमें स्पेशल रेजुलेशन इज मेन टू मेक डिसीजन इन इम्पोर्टेंट मैटर एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंपनीज मेंबर्स।
मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे डिसीजन लेने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और ये कंपनी के मेंबर्स के राइट का प्रोटेक्ट करता है, राइट को प्रोटेक्ट करता है। अगला वाला चौथा, ऑर्डिनरी रेजुलेशन में, एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन डज नॉट नीड टू रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार। एक ऑर्डिनरी रेजुलेशन को रजिस्ट्रार से हमें परमिशन या रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं स्पेशल रेजुलेशन को कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजुलेशन मस्ट बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार विथ अंडर 30 days इट्स बिगिन पास। मतलब जो हमारा स्पेशल रेजुलेशन पास हुआ है उसको 30 दिन के अंदर हमें उसकी कॉपी को रजिस्ट्रार के पास डिलीवर करवा देनी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम अब सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे।